लाइफ स्टाइल में बदलाव, अनियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज को लेकर उदासीनता बरतना, लगातार मोबाइल का उपयोग करना, ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बुजुर्गों के साथ साथ युवा वर्ग भी हड्डी रोगों की चपेट में आता जा रहा है, जिसके तात्कालिक इसमें दर्द से बचाव को लेकर के तात्कालिक इलाज के रूप में ज्यादातर लोगों द्वारा मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी जाती है। उन्हें फौरी तौर पर तो राहत मिल जाती है, लेकिन ये जो राहत है वो आगे चलकर उन्हें दुष्परिणाम में तब्दील हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। हड्डी रोगों से संबंधित जानकारियों, उसके बचाव और उपचार की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा जी। डॉक्टर दीपक सिन्हा जी के बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर दीपक सिन्हा जी द्वारा अनेक जटिल ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जो एक प्रकार से कहा जाए जिन्हें दूसरे जो हड्डी रोग सर्जन उनके द्वारा उस केस को तब्दील कर दिया गया था, आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था, लेकिन इसे चुनौती के रूप में लेते हुए डॉक्टर दीपक सिन्हा ने मरीजों का सफल उपचार किया, जिसकी वजह से आज मरीज अपने पैरों में खड़े होकर के अपने काम धंधे में लगे हुए। तो आइए हम दीपक सिन्हा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आज युवाओं में भी हड्डी रोग की जो देखने को मिल रहा है इस समय वर्तमान में, आखिर इसके पीछे वजह क्या, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। सर, लोकतंत्र प्रहरी मीडिया में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि सर अभी के समय में देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से जो युवा वर्ग है वो भी हड्डी रोगों से सर कहीं ना कहीं ग्रसित नजर आ रहा है। जो जाके इसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं जिसकी वजह से ये पीढ़ी जो है लगातार ग्रसित होते जा रही है? देखिए, हड्डी के रोग क्या है या जोड़ों के रोग क्या है, जोड़ों की बीमारियां क्या है, और युवा वर्ग भी अफेक्टेड है। बहुत सारी परेशानियां हैं जो आजकल, एक समय जब मतलब पहले ज्यादा उम्र दराज लोगों को मिलती थी, आजकल कम उम्र के लोगों में भी देखने के लिए मिलने लगा है। जैसे आप घुटनों में दर्द पकड़ लीजिए, कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, दूसरे जोड़ों में दर्द होना, एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं पहले से इनके भी जो इंसिडेंट्स हैं वो भी बढ़े हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं उसमें। कम उम्र में देखिए, ये जो घुटनों की दर्द की मैं बात, जो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक ओपीडी में है वो नी पे है। घुटनों के दर्द से मरीज ज्यादातर ओपीडी में है। अब मान लीजिए कि किसी को 45 साल से ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है, ऐसे लोग जो आ रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम है घुटनों में जो दर्द, अगर वो घुटने की दर्द का कंप्लेन अगर लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आर्थराइटिस के पेशेंट होता है। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों की एक समस्या है जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली जो देखा गया घुटनों में ही देखा गया है। होने के लिए आर्थराइटिस किसी भी जोड़ में हो सकता है, पर मोर देन 90% जो पेशेंट घुटने का आर्थराइटिस ही लेकर हमारे पास आता है। देखिए, अब सर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो घुटनों की समस्या से ग्रसित होकर आते हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि क्योंकि युवाओं में सर इस तरह के जो घुटनों की समस्या और बैक पेन सर विशेष रूप से क्यों देखने को मिली? देखिए, घुटने के दर्द की मैं बात कर रहा था कि एक उम्र के बाद जब वो लोग आ रहे हैं तो वो डिजनरेटिव प्रॉब्लम है, मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे क्या होता है कि जो हमारे जोड़ रहते हैं जी, तो दो हड्डियों के बीच में पॉलिश जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज बोलते हैं उसको। तो वो कार्टिलेज जब तक रहता है तब तक वो पेन होने नहीं देता है। कार्टिलेज में क्या होता है कि कोई नसें नहीं होती है, जिसके कारण से वहां से दर्द का कोई संवेदना जनरेट नहीं होती, सेंसेशन आता है। एक उम्र के बाद जैसे आपके बाल सफेद होने लगते हैं, बाकी भी जितने भी ऑर्गन है उनके फंक्शन कम हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वो कार्टिलेज जो या पॉलिश है उनकी धीरे धीरे घिसने लगती है, जिसके कारण से बोन एक्सपोज हो जाते हैं। और कोई भी जोड़ जो वो 2 या 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। तो जब 2 हड्डियां जो है जोड़ की, उनकी हड्डियां जब एक दूसरे को आपस में टच करने लगती है तो वो पेन करता है, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज नहीं है। पर ये एक उम्र के बाद देखा जाता था पहले, अभी जो वो कम उम्र में देखने लगा, उसका कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे कारण है जी। सबसे बड़ा एक कारण है लाइफस्टाइल है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि पहले जो लोगों के घर थे, अगर 30 साल 40 साल पहले, जब ये अपार्टमेंट वाले कल्चर नहीं आए थे, फ्लैट नहीं रहते थे, तो घरों में लोगों के आंगन होता था, तो घर में भी लोगों में धूप का एक्सपोजर होता था। तो अब ये तो क्लास 4 से 5th में पढ़ा देते हैं कि जो विटामिन डी है शरीर का, उसका सिंथेसिस विटामिन डी तभी बनता है जब आपके शरीर का एक्सपोजर धूप में होता है, सनलाइट में होता है। अब कैसा, फ्लैट वाले कल्चर आने के बाद लोगों का ज्यादा फ्लैट कल्चर है, और घर पे आंगन नहीं है, ठीक है, घर में धूप आने लगी है। फिर
ज्यादातर लोग जो कॉर्पोरेट जॉब में हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब ऑफिस वर्क कर रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, वहां पे भी धूप का कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा है। तो धूप का कम एक्सपोजर होना विटामिन डी की कमी से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। विटामिन डी जिन लोगों में कम रहता है उनके में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि हड्डी का जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उसमें विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर विटामिन डी कम रहेगा तो कैल्शियम कम रहेगा, हड्डियां कमजोर रहेगी, हड्डियों से संबंधित बीमारी होगा। तो ये कारण मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जा रही है, और वो एक कारण है कि मतलब हड्डियों की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। अब दूसरा क्या है, पोस्चर है। पोस्चर ऐसा है कि ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन जैसा कुछ चला रहे हैं घंटों तक, मतलब चला ही रहे, और उस समय जो एक प्रॉपर बॉडी पोजीशन रहना चाहिए, जैसे बैठे हैं वो सही ढंग से नहीं बैठे हैं, लेटे हैं टॉयलेट उसमें सही ढंग से, तो वो पोस्चर जो है लंबे समय तक सही पोस्चर नहीं रहने के कारण बैक पेन जो है वो कॉमन होती है। तीसरा कारण एडिक्शन है। एडिक्शन आपको पता ही होगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे कभी भी पहले से कोई भी स्टडी उठा के देखेंगे एडिक्शन की, तो अभी एडिक्शन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो अल्कोहल कंजम्पशन हो, स्मोकिंग हो, एनी टोबैको यूज हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन पहले से अगर कंपैरिजन करेंगे तो एडिक्शन पहले से बढ़ा है, खास करके टोबैको। अब टोबैको का मतलब सिर्फ तंबाकू नहीं है, टोबैको के प्रोडक्ट जितने भी, चाहे वो गुटखा हो, है ना, या बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको में क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है निकोटिन। निकोटिन क्या रहता है कि खून की जो छोटी नसें रहती है उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, छोटी नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। और क्योंकि हड्डियों के अंदर जो खून की नसें जा रही हैं वो नसें पतली पतली ही रहती हैं, अगर उनको अंदर से ल्यूमेन देखेंगे तो वो बहुत नैरो होता है, तो वो निकोटिन के कारण डैमेज हो जाता है, जिसका जो सीधा इफेक्ट है वो हड्डियों पर है। तो ये कारण हो गया कि हड्डी की समस्या ज्यादा होने लगी है। मैं एक्सीडेंट की भी बात करूँ कि वो भी पहले से बढ़ गया। तो जिस तरीके से मतलब कैसा है कि अभी जैसे रोड का जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख जाएगा ना, हर जगह सड़कें अच्छी हो गई हैं, है ना, एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं, तो लोग जो चला रहे हैं मतलब ड्राइव कर रहे हैं उनकी स्पीड अमूमन ज्यादा ही रहती है ना, और उसके बाद नशे में भी वो लोग चला रहे हैं। तो इसके कारण से कैसा है कि आपका एक्सीडेंट का जो इंसिडेंस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो आप बोलते हैं, वो भी रात भर लोग घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, तो उसके कारण से एक्सीडेंट भी जो पहले से वो बढ़ गए। पहले बहुत हाई एनर्जी ट्रॉमा ऐसा देखने के लिए जितना मिलता था, जितने पेशेंट रहते, अभी उसकी तुलना में हाई एनर्जी ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब कारण हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लाइफस्टाइल अभी ऐसा है, मतलब इतना कॉम्पिटिटिव है कि लोगों के पास अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए समय नहीं। जी बिल्कुल, वो लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन रहता है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलने का मतलब ये है कि जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस में जाके बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज में जाके बैठे हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है, फोन चला रहे हैं। तो जब फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है तो मांसपेशी जो रहती है वो थोड़ी सी शिथिल रहती है, मांसपेशियों की भी में ब्लड का सर्कुलेशन कम रहता है, और बोन हो, जॉइंट हो, उसका एक मेजर ब्लड सप्लाई जो है दैट कम्स फ्रॉम मसल्स। तो मसल्स में चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन कम रहता है तो हड्डियों में भी कम रहता है, तो वो भी एक कारण है कि हड्डियों का ओवरऑल जो मतलब हेल्थ बोलना चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ये सब मल्टीपल कारण है आज के एरा से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो, जिससे कारण से इतनी ज्यादा हड्डी और जोड़ों की समस्या बढ़ गई है। मतलब कम उम्र में लोग बैक पेन, नी पेन और हील पेन, ये सब समस्याएं लेके आ रहे हैं। बैक पेन और नी पेन तो बहुत ही ज्यादा। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि विटामिन डी की कमी की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो हड्डी रोग से ग्रसित होता है, वो सर कुछ मामलों में यह भी देखने को मिला कि किसी भी तरह की कमजोरी होने पर व्यक्ति स्वयं मेडिकल स्टोर से जाकर के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदी करता, उसे खाता है। जैसा कि उसे ज्यादातर लोगों को जानकारी भी रहती है कि विटामिन डी की कमी से इस तरह की कमजोरी आती है हड्डियों में विशेषकर। तो सर ये कहाँ तक उचित है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी विशेषज्ञ के आप मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाई खरीदें और उससे खाएं? देखिए ये बहुत सही बात है, बहुत कॉमनली देखा गया है। जैसे नी पेन ही चूंकि कॉमन है तो उसे एग्जाम्पल लेके मैं आगे चलता हूँ कि एक पेशेंट जैसे आया मेरे पास में कि सर मेरे को 15 दिन या 20 दिन से घुटनों में दर्द हो रहा है। मैंने जस्ट एक एक्सरे किया, मैंने देखा कि इस मरीज को आर्थराइटिस हो रहा है, ये अभी शुरू हो रहा है आर्थराइटिस।
तो मैं जैसे कुछ दवाइयाँ दिखा उसमें, फिर मैं क्या करूँगा जनरली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊँगा कि घुटना आपका घिस रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है कि घुटना और आगे घिसे, और क्या ऐसा करना है जिससे घुटने का जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाए। ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा, तो वो क्या वो आर्थराइटिस वहीं पे रुक जाता है। अब यही मरीज मान लीजिए चलिए मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, अब मेडिकल स्टोर में जाकर उसने बोला है घुटने में दर्द है, मेरे को दर्द की दवाई दे दो, और मेडिकल स्टोर वाले ने दर्द की दवाई दे दी, उसने हफ्ते 10 दिन खाया, घुटने का दर्द उसका कम हो गया, ठीक है। अब उसको क्या है कि दर्द आता जाता रहता है, जब उसको दर्द होता है उसको दवाई पता है वो लेके आ जाता है, अब एक समय के बाद दर्द उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो आता है मेरे पास, वो बोलता है सर मेरे को घुटने में दर्द है, 4 साल 5 साल से होना आता रहता है, ये दवाई खा लेता था, ठीक है। तो अभी मैं एक्सरे करता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये आर्थराइटिस जो है एडवांस स्टेज में चला गया है, ठीक है। अब इसमें दवाई का कोई ज्यादा रोल नहीं है, अब इसको नई रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना, या और किसी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप ऐसे समझिए कि एक वो मरीज जो पहले स्टेज में आएगा था, उसकी उम्र बढ़ते रहेगी तो घुटने का आर्थराइटिस उसका नहीं बढ़ेगा, तो उसको आगे चल के सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी और पेन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक वो मरीज जिसका घुटना एडवांस स्टेज के आर्थराइटिस में चला गया है, अब उसके पास ज्यादा मेडिकल ऑप्शन रहते हैं नहीं, कंजर्वेटिव ऑप्शन नहीं रहते हैं, उसको मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी के लिए फिर जाना पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली जो नुकसान है ये मरीजों का ही है कि अगर आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करके मेडिकल स्टोर से ज्यादा मतलब जाके दवाई ले रहे हैं, क्योंकि कारण का निवारण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस बीमारी से निजात पाना मतलब बहुत आसान नहीं रहेगा, मुश्किल कारण। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने दवाई बता दिया है, और मतलब हम लोग जनरली मरीज को बताते हैं कि मतलब जैसे घुटना कैसा है तो मैं उसको बताऊंगा अब जो है आपको जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, अब आपको स्क्वाट नहीं करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, ये 2 साधारण से परहेज हो गया। एक सिंपल सा एक्सरसाइज में उसको सिखा देता हूँ कि ये करते रहेंगे आप तो घुटने का जो लोड है वो कम रहेगा, है ना, आपके वजन को बाईपास कर सकते हैं, घुटने की अनलोडिंग कर सकते हैं, घुटने के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई समस्या है जो भी आपके आसपास में डॉक्टर है जिससे जाकर आपको बात करनी चाहिए है, क्योंकि कोई भी ज्यादातर जो हड्डियों की तकलीफें हैं वो एक्सरसाइज में उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मैं मतलब एक्सीडेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे मतलब एडी में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधे में दर्द है, ज्यादातर जो बीमारियां वो शुरुआती अवस्था में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी कह लें। और फिजियोथेरेपी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको महीने 2 महीने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाकर एक्सरसाइज कराना है, सिंपल से कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं, है ना, वो हम लोग ओपीडी में सिखा देते हैं मरीज को, और वो आसानी से आप घर पे भी कर सकते हो, वो आप करते रहते हैं लंबे समय के लिए, आपको बहुत आराम लगता है, और जनरली आपको ऑपरेशन वगैरह की जरूरत आगे भविष्य में पड़ती नहीं है जोड़ के लिए। सर ये नी ट्रांसप्लांट की जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं तो नी ट्रांसप्लांट सर कितना कारगर है, उसके इसकी अभी सर कुछ ऐसा कुछ है कि लंबे वक्त तक चलेगा? क्योंकि सर ये भी देखने को मिला है कि नी ट्रांसप्लांट कराए लोगों को भी कुछ समय बाद परेशानियां होने लगती है। देखिए नी ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है वो आर्थराइटिस के एडवांस स्टेज में जनरली हम लोग करते हैं। रिजल्ट्स की जहाँ तक आप बात करेंगे तो अभी के समय में रिजल्ट्स बहुत अच्छी हैं। जैसे कोई भी सर्जरी जब कर रहे हैं नी ट्रांसप्लांट की, तो आज जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया था 2 दिन में मरीज का चलना फिरना शुरू हो जाता है, उसको लंबे समय तक एक तो बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको वॉकर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि सर्जिकल पेन होता है थोड़ा सा, और वो 2-3 हफ्ते अगर वॉकर लेके चल रहे हैं उसके बाद में उसको वॉकर छूट जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में ओल्ड एज फीमेल्स हैं, तो आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी कोई मतलब तीर्थ घूम के आ गया, कोई वैष्णो देवी घूम के आ गए हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ट्रांसप्लांट की अगर किसी को जरूरत है नी ट्रांसप्लांट की तो बिल्कुल करा सकते हैं। आप देख लीजिए किस अस्पताल में अच्छे मतलब केसेस हो रहे हैं, कौन से डॉक्टर जो मतलब अच्छे केसेस कर रहे हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, कराइए, ठीक है। मतलब मैंने भी मल्टीपल केसेस किए और मेरे को जो है मुझे ये सर्जरी ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है ये बहुत रिवार्डिंग सर्जरी लगती है। रिवार्डिंग सर्जरी बोलने का मतलब ये है कि पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर कि 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, आज मैं चल रहा हूँ, महीना भर बाद फिर उसको ना वॉकर की जरूरत है ना किसी सपोर्ट की जरूरत है, ही कैन मैनेज एवरीथिंग, है ना, वो आराम से चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, वॉक कर रहा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। और ये जो बात करते थे कि मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है न्यू ट्रांसप्लांट सर्जरी की, देखिए जनरली ये सर्जरी 50 साल 55 साल के बाद ही करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट जो यूज होता है मतलब आप जो आर्टिफिशियल जॉइंट आते हैं उसकी एक लाइफ रहती है, मतलब
और आप बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट के साथ में जाएंगे तो मैक्सिमम वो लोग जो मतलब जो अश्योरिटी रहती है इम्प्लांट की 25 साल के आसपास रहती है। तो ऐसे केसेस हैं जैसे मान लीजिए किसी को एक वात रोग है जो जेनेटिक है तो कम उम्र में उससे घुटने खराब हो गए, मान लीजिए 25 साल या 30 साल खराब, तो वैसी स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट को दोबारा भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने 30 साल में एक पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था, अब उसकी उम्र तो वो 55 साल की होगी, 50 साल 60 साल की होगी, तो उसका जो थोड़ा सा इम्प्लांट में थोड़ा सा इशू आने लगता है, थोड़ा सा पेन होता है, तो उसमें भी कोई बहुत समस्या नहीं रहती। उसके बाद फिर रिविजन सर्जरीज होती है, पुराने इम्प्लांट को लगा के नए इम्प्लांट लगा के, तो ऐसे पेशेंट कम रहते हैं। ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा है, एज रिलेटेड जिनको आर्थराइटिस है, और उनको अपने लाइफ में एक बार सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि आप 70 75 80 साल भी अगर पकड़ के चले एवरेज एज को, तो तब तक इम्प्लांट आराम से चल सकता है। सर ये भी देखने को मिलता है कि जैसे कोई सोता है और अचानक से वो हाथ पैर में झुनझुनी आ जाना, शून्य हो जाना, इस तरह की सर स्थिति क्यों होती है? जब ऐसी स्थिति आती है तो आदमी जनरली अपने हाथ पैरों को झटकता है, थोड़ी देर बाद वो सामान्य अवस्था में पहुंचता है, तो सर ऐसी स्थिति क्यों बनती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है पोस्चर। आप जो पिलो यूज कर रहे हैं सोते समय, अगर उसकी हाइट ज्यादा है, बहुत ऊंचे तकिए पे सो रहे हैं, या आप ऐसे हाथ को सर के नीचे रख के सो रहे हैं, तो ये सब कॉमन कारण है जिससे कारण से झिंझनी होती है, ठीक है, पोस्चर के कारण। तो कभी भी आप जो पिलो यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ऊंचा पिलो यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल जो साइज होता है पिलो का उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। जब भी सोए आप तो पलंग पे जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं ये होना चाहता कि आप टीवी देखते देखते सोफे पे सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाथ बहुत लोगों की आदत होती है जैसे हाथ को सर के नीचे में रख के सो रहे हैं, तो वो एक चीज ठीक नहीं है, जिसके कारण से ये झिंझनी वाली समस्या रहती है। पर सिर्फ यही कारण नहीं है, कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ब्रेन में कोई इश्यू हो सकता है, विटामिन B12 की शरीर में कमी हो सकती है ना, डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे कारण हैं, पैथोलॉजिकल रीजंस भी हैं जिससे कारण से झिंझनी आती है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पोस्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकिया ऊंचा मत कीजिए, हाथ को सर के नीचे मत करके सोइए, सोफे पे मत सोइए, ठीक है, नॉर्मल एक पोजीशन में सोइए, ठीक है। पर आपको अगर समस्या रहती है तो डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए, झिंझनी क्यों हो रही है, जिसके भी कई कारण है, अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट। सर आजकल ये भी ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सभी आयु वर्ग के लोग जो सर ऐसा कुछ बना लिया कि कंटिन्यू उन्हें मोबाइल देखना है सर, सर झुका कर, थोड़ा पेन होने की स्थिति में जरूर उनके द्वारा अपने शरीर को थोड़ा मरोड़ा जाता है, हल्की एक्सरसाइज की जाती है, तो सर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं पहले ही आपको बताया कि लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए। कंटिन्यूअस जब आप फोन चलाते रहते हैं और कंटिन्यूअस आपका गर्दन सर झुका हुआ रहता है सामने में, तो ये कॉमन कारण है नेक में पेन होने का या अपर बैक में पेन होने का। फोन सर यदि इसे नजरअंदाज किया जाए, जिस तरह की पेन की आप बात बता रहे हैं, ये आने वाले समय में सर गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी जो क्रॉनिक पेन है, पेन सिर्फ पेन है ऐसा नहीं है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, एक आदमी को जब पेन रहता है फिर उसके मल्टीपल आउटकम्स रहते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं लगेगा, हमेशा अपना दिमाग काम लगा रहेगा, कोई दर्द हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो मेंटली भी वो अच्छा नहीं है, मेंटली भी एग्जॉस्टिंग रहता है, मतलब पेशेंट के लिए डिप्रेसिंग होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, लंबे समय तक पेन रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, ठीक। और पेन किलर भी लंबे समय तक लेंगे तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, खासकर ज्यादातर जो पेन किलर है वो किडनी पे दुष्प्रभाव डालते हैं, जैसे पेन किलर से लिवर पे दुष्प्रभाव डालते हैं। पेन किलर से आपको पेट में छाले भी हो सकते हैं, मशीन ज्यादा पेन किलर भी लेना सेफ को नहीं है ना। इसलिए मतलब कि सिर्फ पेन का इशू नहीं है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टडी करें इस पे, आपको समझ में आएगा कि दर्द के कारण फिर क्या करें। शुरू में तो दर्द ही था, कोई इतनी दवाई लेने लगा, कोई किसी किडनी खराब हो गया है, या दवाई इतनी लेने लगा कि पेट में उसके अल्सर हो गए, अल्सर हो गया तो उसका खाना पीना कम हो गया, वो खाना नहीं खा रहा है। अब उसको कैसा है कि शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उसको माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम होने लगी। जी जी, बहुत सारी तकलीफ है, तो उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। फोन, देखिए फोन एक गैजेट है, उसकी एक उपयोगिता है कि आप बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। फोन इसलिए नहीं बनाया गया कि आप दिन भर फोन में ही घुसे हैं, और फोन चलाइए, मतलब जो जरूरी काम है उससे भी चलाइए। एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज कीजिए। अगर फोन में घुसे रहेंगे तो फिर अल्टीमेटली फिर आप तक का लॉस ही है। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि जो सर जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं
यदि उन्हें किसी तरह का हड्डी रोग से संबंधित कोई समस्या आती है तो सर इसका कितना दुष्प्रभाव उन पर पड़ सकता है? देखिए, डायबिटिक लोगों में सेम एक चीज जो मैंने टोबैको के लिए बोली, डायबिटिक लोगों में क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी करके प्रॉब्लम होती है। शुगर के जो मरीज हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खून की जो नसें हैं, इसकी खून की नसों के जो अंदर का जो लेयर है एंडोथेलियम बोलते हैं उसको, वो डैमेज होता है डायबिटिक लोगों में शुगर कंटेंट बढ़ा रहने के कारण। अब नेचुरली खून की नसों को इस तरीके से बनाया गया है कि उनका जो अंदर का ल्यूमेन है वो भी बिल्कुल स्मूथ है, जी जी, एकदम चिकना है, ताकि ब्लड का फ्लो नॉर्मल बना हुआ है। वो एंडोथेलियम में डैमेज होने से क्या होता है कि खून के छोटे 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 मतलब जैसे खून के जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं, वो जाके छोटे छोटे थक्के बना देते हैं और आगे भी ब्लड का सप्लाई होता रहता है। जैसे आपने बहुत कॉमनली देखा हो कि जो शुगर के मरीज हैं उनका पैर का अंगूठा कटा हुआ रहता है या कोई एक उंगली कटी हुई जैसी। तो कारण क्या है कि हार्ट यहाँ पे है, कहीं भी शरीर में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है दैट इज अवे फ्रॉम द हार्ट से ब्लड निकल रहा है और बॉडी के दूसरे अंगों में जा रहा है। अब मैं पैर की जब बात करता हूँ, पाँव की बात करता हूँ, तो वो हार्ट से सबसे दूर का हिस्सा है, वहां पे उतना प्रेशर नहीं होता। ठीक है, हार्ट इज व्हाट, हार्ट इज बेसिकली अ पंप, उसका काम है ब्लड को पंप करना है। तो पंप से जितने पास है, जितनी चौड़ी खून की नसें, उतना ज्यादा प्रवाह रहेगा, उतना ज्यादा फ्लो रहेगा, उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। और ये जितना दूर होते जाएंगे वो प्रवाह तो फ्लो उतना कम होता जाएगा। इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो दूसरे जगह में पड़ रहा है। जो डायबिटिक लोग हैं उनमें जनरली क्या होता है कि पैर में या एंकल में तकलीफ शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, चार्ट सोसाइटी करके एक समस्या होती है जो गंभीर समस्या है, जिसका इलाज भी आसान नहीं रहता है। कंटिन्यूअस पेन रहना, पैरों में झिनझिनी बनाए रहना, तलवे जो रहते हैं वो नम पड़ जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, मरीज चलता है उसको लगता है कि मैं रूई पे चल रहा हूँ, वो सेंसेशन नहीं रहता है। तो डायबिटिक लोगों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, बॉडी के जॉइंट के हेल्थ को बना कर रखने के लिए शुगर कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी समस्या आ रही है अगर, तो आप डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि जो एक प्रोपागेशन होता है बीमारी का, बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री रहती है कि एक मतलब पैथोलॉजी शुरू हुई, फिर धीरे 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 वो बीमारी बढ़ती है। डायबिटिक लोगों में बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब एक दिन उनके पैर में मान लीजिए किसी ने नया चप्पल पहन लिया, एक छोटा सा मतलब घाव जैसा बना अंगूठे में, और एक हफ्ते 10 दिन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि अंगूठा ही निकालना पड़ जाता है। तो डायबिटिक लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा केयर करने की जरूरत है, अच्छे फुटवेयर यूज करने की जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये सब करके आप बीमारी को बढ़ने से या कोई बड़ी बीमारी होने से ये सब चीजें से बच सकते हो। ये थे हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा जी, जिन्होंने हड्डी रोगों से संबंधित मुख्य रूप से इन्होंने इनके डॉक्टर साहब द्वारा हमें बताया गया कि हड्डी रोग की होने की प्रमुख वजह क्या, साथ ही इसके निराकरण और बचाव को लेकर भी तमाम तरह की जानकारियां दी। विशेष रूप से डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उन्हें अपने डिजीज को कंट्रोल करने की विशेष रूप से जरूरत है कि यदि किन्हीं कारणों से वो इससे ग्रसित होते तो इसके उपचार के लिए स्वयं डॉक्टर ना बनते हुए किसी विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाए जाने की जरूरत है। क्योंकि ये भी इनका स्पष्ट रूप से कहना है डॉक्टर साहब का, यदि छोटी सी तकलीफ होने की स्थिति में आप मेडिकल स्टोर जाते हैं किसी डॉक्टर को दिखाने की बजाय, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, हालांकि आपको तात्कालिक रूप से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय में वही छोटी स्थिति गंभीर स्थिति में तब्दील हो सकती है। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताई हुई जानकारियों पे हमें अमल करने की जरूरत है, ताकि हम स्वस्थ रह करके अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को भी स्वस्थ रख सकें। लोकतंत्र मीडिया के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।